गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में अब तक अपन ने जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को और भारतीय शासन को नियंत्रित करने के लिए जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, जितने भी प्रकार के अधिनियम बनाए गए थे, उनके अपन ने बात की। प्रारंभ में मैंने कहा था कि 1600 ईस्वी में, जब 1599 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई। मुगल साम्राज्य ने इसको भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तब से लेकर के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। यह श्रृंखला शुरू की थी उन्होंने सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समय समय पर 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कुप्रबंधन के कारण से भारत में 1857 का संग्राम हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और अब वो शासन सीधा ब्रिटिश ताज के दिन चला गया या ब्रिटिश पार्लियामेंट के दिन चला गया। और इसी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए 1857 के बाद भारत के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए। ब्रिटिश सरकार के हाथ में जाने के पश्चात ब्रिटेन के माध्यम से भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला अधिनियम 1858 का पारित किया गया। उसके बाद 1861 में, उसके बाद 1892 में, इन सब की चर्चा अपन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उसमें जब 1909 में यह अधिनियम पारित किया गया था, उसमें लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो, और उसमें भारत सचिव हुआ करते थे जॉन मार्ले। जॉन मार्ले भारत सचिव थे, और इन्होंने इन दोनों ने मिलकर भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया, जिसे हम 1909 का रिफॉर्म कहते हैं। इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इससे पहले के वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1858 के पश्चात भारत में शासन का जो दायित्व था वो ब्रिटिश ताज के अधीन था, और ब्रिटिश ताज के माध्यम से यह शासन करता था भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य हुआ करता था और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था। वो ब्रिटेन में रहकर शासन करता था, और उनका प्रतिनिधि जो भारत में होता था वो होता था वायसराय। इसलिए 1909 के अधिनियम में जो ये रिफॉर्म पारित किया गया, उसमें लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हुआ करते थे और जॉन मार्ले भारत के सचिव हुआ करते थे। इस 1909 के अधिनियम की दो मौलिक चीजें थी। एक, सबसे पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था के लिए कहा गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन, हालांकि कभी भी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। यह कहा गया कि निर्वाचन प्रत्यक्ष करने की बात कही गई कि हम अब आगे समय में भारतीय को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की श्रृंखला को अपनाएंगे, लेकिन कभी भी अपनाया नहीं है। और इस अधिनियम का सबसे बुरा जो अध्याय था, या हम यूं कहेंगे दुष्परिणाम था, वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इस समय तक 1892 का अधिनियम, इससे पहले जो पारित हुआ था, उसमें भारत के लिए केंद्रीय स्तर पर जो संसद बनाई गई थी उसका नाम था विधान परिषद। और इस अधिनियम ने 1900 अधिनियम ने भारत की विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 69 कर दी। भारत के विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी, और 69 के लिए यह कहा गया कि 37 व्यक्ति तो होंगे शासकीय यानी कि सरकारी, जो किसी न किसी रूप में सरकारी पद पर हो, और 32 होंगे गैर शासकीय। इनको कहा गया गैर शासकीय।
और इस गैर शासकीय जो सदस्य थे, इन ही सदस्यों में एक समस्या अपनाएगी। कुछ व्यक्तियों के लिए, अब हम डिटेल में आगे बात करेंगे, कुछ व्यक्तियों के लिए सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को, मुस्लिम समुदाय को भारत में अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए जहां से मुस्लिम व्यक्ति ही उम्मीदवार होंगे और मुस्लिम व्यक्ति ही मतदाता होंगे। ये स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर दिया गया प्रतिनिधित्व था। और 1909 में हालांकि इसका बहुत दुष्परिणाम निकला, लेकिन उसके बावजूद भी 1935 के अधिनियम से इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता रहा। तो 1909 का जो अधिनियम था वो एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय इतिहास में काला अध्याय साबित हुआ। यहाँ पर सांप्रदायिकता के बीज बोए गए, जो आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हम इस चीज को झेल रहे हैं। और हमें यह भी ध्यान कि 1947 का जो भारत विभाजन हुआ था वो इसी धर्म के नाम पर हुआ, जो अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम के माध्यम से जो बीज बोया था वो बीज 1947 में इस प्रकार से फूटा कि आखिरकार भारत का विभाजन हुआ। तो 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रदान करना, यानी कि मुस्लिमों को अलग से मताधिकार, अलग से प्रतिनिधित्व, अलग से उनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करना। तो ये 1909 का अधिनियम, इसको अपन विस्तार से अब डिटेल से इसको पढ़ेंगे। एक निवेदन आपसे, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए करते हैं इसको विस्तृत रूप से शुरुआत। चलिए अपन विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 से हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम के जो मोटे मोटे खास जो विशेषताएं थी, जो प्रावधान थे, उस पर दृष्टिपात करते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। अंग्रेजों के शासन संभालने के पश्चात 1858 से, क्योंकि उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1858 के पश्चात ब्रिटिश ताज के अधीन शासन चला गया। उसके पश्चात एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई भारतीयों को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत हिस्सेदार बनाने की, और 1858, 1861, 1892 इनमें कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का प्रावधान इन अधिनियमों में किया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा इसको और भी बढ़ाने की चेष्टा की गई, और इस अधिनियम से भारतीयों को दोनों जगह स्थान दिया गया। एक तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि विधान परिषद में, विधानसभाओं में इनको स्थान दिया गया, इनकी संख्या बढ़ाई गई, और एक प्रकार से इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन की, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली शुरू की गई। और दूसरा था प्रशासन, यानी कि विभाग जो थे, जो पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में शुरू किया गया था, 1861 के प्रावधान में उसको शामिल किया गया, उसमें भी भारतीयों को स्थान दिया गया। यानी कि 1909 का अधिनियम हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए इस मायने में ठीक रहा कि इस अधिनियम ने भारतीयों के लिए प्रशासन और विधायिका दोनों के रास्ते खोल दिए, दोनों में स्थान सुनिश्चित किया गया। किस प्रकार से? केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद मैं आपको बता चुका हूँ, जो इस समय तक केंद्रीय विधान मंडल था वो एक सदनीय था, और उसको विधान परिषद कहा गया। केंद्र में, जैसे आज वर्तमान में भारत में केंद्र में संसद है, उसमें 1909 के अधिनियम या उससे पहले के अधिनियमों में यहाँ पर विधान परिषद कही जाती थी, और विधान परिषद एक सदस्यीय हुआ करती थी। और इस एक सदस्यीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाकर 69 यानी कि 69 कर दी गई, और उस 69 में व्यवस्था ये की गई कि जिनमें से 37 शासकीय तथा 32 गैर शासकीय वर्ग के होंगे। 37 जो शासकीय यानी कि वो किसी न किसी प्रकार से राजकीय सेवा से संबंधित होंगे। हम यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो राजकीय सेवा के अधिकारी थे उनको विधान परिषद का सदस्य यहाँ पर बनाया जाना था, और उनकी संख्या रखी गई 37। यानी कि अगर अपन 69 में बहुमत की बात करें तो बहुमत शासकीय सदस्यों के साथ था। और याद रखिएगा, इस समय तक जो शासकीय व्यक्ति हुआ करते थे, यानी कि जो सरकारी व्यक्ति हुआ करते, वो अंग्रेज हुआ करते थे,
और ब्रिटिश होने के नाते उनको यहाँ विधान परिषद में स्थान दिया गया और 37 व्यक्ति वो थे और गैर शासकीय जो थे वो 32 व्यक्ति थे। अगर देखा जाए तो 37 व्यक्ति होने के कारण से बहुमत आज भी विधान परिषद में अंग्रेजों के पास था, अंग्रेजों के हाथ में था, गवर्नर जनरल के हाथ में था और वो कुछ भी कर सकता था। और बाकी जो 32 थे उनको गैर शासकीय यानी कि जनता से लेने की बात कही गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, आय के आधार पर 4 वर्ग बनाए गए, यानी कि अभी भी प्रत्यक्ष निर्वाचन कहीं भी नहीं था। हालांकि 1892 का जो अधिनियम था उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी। इसमें भी कहा गया कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनाई जाएगी, चुनाव प्रणाली की व्यवस्था अपनाई जाएगी, लेकिन कहीं पर भी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। सब कुछ अप्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन के माध्यम से तय होना था। तो यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाएगी और जो प्रणाली अपनाएगी उसका आधार बनाया गया आय यानी कि इनकम के आधार पर 4 वर्ग बनाए गए कि जिस प्रकार एक निश्चित आय सीमा रखेगी कि इस आय सीमा से ऊपर के व्यक्तियों को ही चुनाव में खड़े होने का और मतदान करने का अधिकार दिया गया। इसमें 4 वर्ग बनाए गए, एक साधारण निर्वाचक, एक विशेष निर्वाचक, एक श्रेणी निर्वाचक और चौथा था मुस्लिम निर्वाचक जिसे हम धर्म आधारित निर्वाचक कह सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको कहा था कि इस प्रणाली की, इस 1909 के अधिनियम की सबसे बुरी बात जो थी वो था सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ की गई। 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक से, अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया गया। कैसे, ये भी अपन बात करेंगे भाई। 32 गैर शासकीय सदस्यों में से 27 निर्वाचित होने थे। अब अपन बात करते हैं जो 37 और 32 जो सदस्य थे, 37 तो शासकीय यानी जो सरकारी अधिकारी थे वो, और बाकी जो रखे गए थे 32, उनके ऊपर अपन विस्तार से बात करते हैं कि 32 जो गैर शासकीय सदस्य थे उनमें से 27 निर्वाचित होने थे। 27, अभी भी 32 में से 27 की बात कर रहे हैं। 32 गैर शासकीय सदस्यों में से 27 निर्वाचित होने थे, जिनमें से 13 साधारण निर्वाचन मंडल से आने थे। 27 में से 13 कहाँ से आने थे? साधारण निर्वाचन मंडल से। ये देखो ऊपर अपने 4 वर्ग बताए आय के आधार पर, साधारण निर्वाचक, विशेष निर्वाचक, श्रेणी निर्वाचक और मुस्लिम निर्वाचक। ये जो 4 थे ये इसी 32 में से आने थे और 32 का फिर डिवाइडेशन किया गया, विभाजन किया गया 27, और 27 में से 13 यानी कि अभी भी 14 बाकी थे। 27 में से 13 जो सदस्य थे वो साधारण निर्वाचक मंडल से आने थे। ये कहाँ से आएंगे? जिनमें से बंबई, बंगाल, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत से 2-2 सदस्य, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा दोनों एक ही थे, एक मध्य प्रांत, पंजाब तथा बर्मा से 1-1 सदस्य निर्वाचित होने थे। पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, 1909 का अधिनियम जब लागू हुआ था उस समय भारत में 9 प्रांत थे। पहले अपन अब तक बात करते हैं कि 4 प्रांत थे, बंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा। अब यहाँ पर आगरा का नाम जो था वो संयुक्त प्रांत कर दिया गया, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और 1909 का अधिनियम लागू हुआ था, उस समय तक भारत में प्रांतों की संख्या 9 हो गई। कौन कौन से थे? बंबई, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत अभी मैंने बताया आपको, आगरा का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। और एक था आसाम यानी कि 5, छठा था बिहार तथा उड़ीसा। बिहार तथा उड़ीसा एक ही था, अलग अलग नहीं थे। बिहार अलग नहीं था, उड़ीसा अलग नहीं था, बल्कि दोनों को मिलाकर एक ही बनाया गया था जिसका नाम था बिहार तथा उड़ीसा। और मध्य प्रांत जिसे आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, पंजाब और बर्मा। याद रखिएगा इस समय तक बर्मा भी भारत का भाग था, बर्मा को भारत का एक प्रांत बनाया गया था। 1935 के अधिनियम से बर्मा को, यानी कि जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में जो जाना जाता है, वो म्यांमार यानी कि बर्मा 1935 तक भारत का हिस्सा था। और 1935 के अधिनियम से बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया। तो यहाँ पर अपन पुनः समझते हैं, जो 13 साधारण सदस्य निर्वाचन मंडल से आने थे उनमें से बंबई, बंगाल, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश से 2-2 सदस्य आने थे। 4 प्रांत हो गए, बंबई, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत से 2-2 यानी कि 8 सदस्य हो गए। आसाम, बिहार तथा उड़ीसा, मध्य प्रांत
पंजाब तथा बर्मा, इनसे एक एक सदस्य आने थे, यानी 8 प्लस फिर 5वां आया आसाम से, 6वां आया बिहार तथा उड़ीसा से, 7वां आया मध्य प्रांत से, 8वां पंजाब से और बर्मा से एक यानी कि कुल बम्बई, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत से 2-2 यानी कि 8 हो गए। आसाम से 9वां, बिहार तथा उड़ीसा से 10वां, मध्य प्रांत से 11वां, पंजाब से 12वां और बर्मा से 13वां। इस प्रकार से ये 13 सदस्य साधारण निर्वाचक मंडल से बनाए गए। आय के आधार, आय का एक निर्धारित क्राइटेरिया रखा गया और उस क्राइटेरिया में आने वाला व्यक्ति ही साधारण निर्वाचक मंडल से उम्मीदवार हो सकता था और मतदाता हो सकता था। मतदान का भी अधिकार आय के आधार पर दिया गया था। तो ये थे 13 सदस्य जो साधारण निर्वाचक मंडल से आने थे। अब बच गए शेष 14 सदस्य, यानी कुल 27 होने थे। 32 में से 27 की बात कही गई, 27 में से 13 आगे साधारण निर्वाचन मंडल से, अब बच गए 14। शेष 14 में से 12 श्रेणी मंडल से आने थे। शेष 14 में से 12 श्रेणी मंडल से आने थे, यानी कि अभी भी इसमें 2 और बच गए। इस वर्ग के प्रतिनिधियों में 6 को बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत से एक एक भूमिपतियों के निर्वाचक मंडल निर्वाचित करते थे। अब ये जो श्रेणी मंडल थे वो किन से थे? भूमिपतियों के, यानी श्रेणी क्या रखी गई? भूमिपति मतदाता होगा, भूमिपति उम्मीदवार होगा। तो यहाँ पर जो 14 थे, 14 में से 12 श्रेणी मंडल के लिए निर्धारित किए गए और ये जो 12 थे इसमें से 6 सदस्य कहाँ से आने थे? बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, इनसे एक एक भूमिपतियों के निर्वाचक मंडल निर्वाचित करने थे। एक एक, समझ में आया? एक बंबई हो गया, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार तथा उड़ीसा, 5वां संयुक्त प्रांत और 6वां मध्य प्रांत। ये 6 व्यक्ति भूमिपतियों के द्वारा निर्वाचित होने थे। तो ये 6 श्रेणी मंडल रखे गए। फिर अन्य 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से आने थे। अन्य 6 जो 14 में से 12 की बात कही गई श्रेणी मंडल, तो श्रेणी मंडल में 6 तो आ गए भूमिपतियों से और 6 आ गए मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से। और ये मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से कहाँ से आएंगे? मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा से एक एक और बंगाल से 2 निर्वाचित होने थे। 6 कैसे? मद्रास से 1 आ गया, बंबई से 1 आ गया 2, संयुक्त प्रांत से 1 आ गया 3, बिहार तथा उड़ीसा से 1 आ गया 4 और बंगाल से 2, 6। ये 6 कहाँ से आए? मुस्लिम के लिए निर्धारित अलग निर्वाचन क्षेत्रों से। तो 14 में से 12 में से 6 भूमिपतियों के निर्वाचक मंडल से और 6 आ गए मुस्लिमों के निर्वाचक मंडल से। 14 में से 12, 6 भूमिपतियों ने निर्वाचित किए, 6 मुस्लिमों ने निर्वाचित किए। अब बच गए 2। शेष 2 स्थान बंबई तथा बंगाल के वाणिज्य मंडल को दिए गए। 27 का निर्धारण, अभी अपन ने 32 में से कितने का निर्धारण किया? 27 का। क्लियर? अब एक बार पीछे जाइए, देखिए 32 में से 27 का निर्वाचन, 27 में से कितने हुए? पहले 13 और यहाँ पर हमने कितने किए? 14। कुल मिलाकर हो गए कितने? 27। 13 हो गए साधारण निर्वाचन मंडल से और फिर जो बाकी बच गए 14 उनको फिर अलग 3 श्रेणियों बांट दिया गया। अलग किस प्रकार से बांटा गया? 6 भूमिपतियों से, 6 मुस्लिमों से और 2 वाणिज्य मंडल से, यानी कि कुल मिलाकर 14। ये 14 स्थान इस प्रकार से तय कर दिए गए। 14 + 13 27 स्थान तय कर दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहा गया। एक विडंबना देखिए इस अधिनियम की कि धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। ऊपर देखिए, अभी अपन ने श्रेणी मंडल की बात की, श्रेणी मंडल में भी भूमिपतियों को आय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया और वाणिज्य मंडलों को भी आय के ही आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। यहाँ पर प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई वो आय के आधार पर और धर्म के आधार पर की गई। इसलिए आम जो व्यक्ति थे, आम जो यानी कि साधारण जो व्यक्ति थे, साधारण भारतीय जो थे, उनको कहीं पर भी यहाँ प्रशासन में या विधि निर्माण में कोई भागीदारी नहीं दी गई। जो भी भागीदारी दी गई थी वो या तो पैसे वालों को दी गई या फिर यहाँ पर धर्म के आधार पर दी गई थी। इसलिए इस
1909 के अधिनियम की ये सबसे बुरी बात थी कि यहाँ पर भारत का धर्म के आधार पर विभाजन प्रारंभ हो गया था। जैसे हम ये कहते हैं, हम ये पढ़ते भी हैं कि बांटो और राज करो, वो नीति यहाँ से प्रारंभ हुई थी 1909 के अधिनियम से, जब मुस्लिमों को शेष भारतीयों से अलग करने की प्रणाली एक प्रकार से शुरू की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब तक कितने प्रांत थे? 9 प्रांत। अपन बात कर चुके हैं कि 1909 का अधिनियम जब लागू होता है उस समय तक भारत में 9 प्रांत हो गए थे, और जब 1935 का अधिनियम लागू हुआ तो 2 और प्रांत बना दिए गए, यानी ये कुल मिलाकर 11 प्रांत हो गए। अभी जिसे हम बिहार और उड़ीसा एक साथ पढ़ रहे हैं, 1935 के अधिनियम से बिहार को अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया, यानी कि 2 प्रांत बना दिए गए, एक प्रांत को तोड़कर। इस प्रकार से कुल मिलाकर उस समय तक 1935 के अधिनियम में 11 प्रांत हो गए। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन के द्वारा जो ब्रिटिश प्रांत बनाए गए थे वो उस समय 11 थे। हम यूँ कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी वो 11 थी। खैर, यहाँ इस समय तक 9 थे। और जो प्रांतीय विधानमंडल थे, जिनको विधान परिषद कहा जाता था, इनकी सदस्य संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। प्रांतों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या इस प्रकार रखी गई: बर्मा की 16, पूर्वी बंगाल तथा असम की 41, बंगाल की 52, मद्रास, बंबई तथा संयुक्त प्रांत की 47 और पंजाब की 25। अलग अलग तय की गई जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या थी वो बंगाल में 52 सदस्य रखे गए। दूसरे स्थान पर था संयुक्त प्रांत, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसकी सदस्य संख्या 47 तय की गई। तीसरे स्थान पर था असम, उसकी सदस्य संख्या 21 तय की गई। फिर मद्रास और बंबई, इनकी भी 47, पंजाब की 25 और बर्मा की 16। इस प्रकार से ये सदस्य संख्या इस 1909 के अधिनियम के द्वारा तय की गई। अलग अलग बर्मा की 16, असम की 41, बंगाल की 52, मद्रास, बंबई और संयुक्त प्रांत की 47, पंजाब की 25, यानी कि सदस्य संख्या में कुछ इजाफा यहाँ पर किया गया था। परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने व सार्वजनिक विषयों पर प्रस्ताव रखने तथा बजट पर मत विभाजन का अधिकार दिया गया। ये अधिकार समय के साथ बढ़ाया जाता रहा। अपन ने पहले भी बात की थी कि प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का, बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के माध्यम से दिया गया। और 1909 के अधिनियम के माध्यम से परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, सार्वजनिक विषयों पर प्रस्ताव रखने और बजट पर मत विभाजन का अधिकार भी दिया गया। इससे पहले के अधिनियम में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इसको और थोड़ा बढ़ाया गया कि सार्वजनिक विषयों पर प्रस्ताव रखने का भी अधिकार भारतीयों को दिया गया, और साथ ही साथ बजट पर मत विभाजन का अधिकार भी दिया गया। हम यूँ कह सकते हैं कि इस 1909 के अधिनियम के माध्यम से 2 और विशेष अधिकार इस प्रांतीय विधान परिषदों के मामलों में, केंद्रीय विधान परिषदों के मामलों में जोड़े गए थे। केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय नियुक्त किए गए। ये कार्यकारिणी परिषद थी, यानी कि एक प्रकार से प्रशासन में भारतीयों को अधिकार यहाँ पर दिया गया। अभी अपन ने बात की थी कि विधान मंडलों में, यानी कि विधायी कार्यों में भारतीयों को अधिकार दिया गया, और यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय जो कार्यकारिणी परिषद थी, यानी जो एक प्रकार से मंत्रिमंडल था, उसमें भी भारतीयों को स्थान यहाँ पर दिया गया। कहा गया कि एक भारतीय इनमें नियुक्त किए जाएंगे। सर्वप्रथम सत्येंद्र सिन्हा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य बनाए गए, यानी कि सर्वप्रथम वो भारतीय जिसको केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया, हम यूँ कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। और इनको विभाग दिया गया था विधि, यानी विधि सदस्य इनको बनाया गया। हम यूँ कह सकते हैं कि इनको विधि मंत्री बनाया गया था, क्योंकि अलग अलग विभाग बनाए गए थे उस समय तक, शिक्षा, वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य वगैरह, तो उनमें एक विभाग था विधि, और वो विधि विभाग दिया गया सर्वप्रथम सत्येंद्र सिन्हा को केंद्रीय कार्यकारिणी में। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान किया गया। भारत सचिव, याद रखिएगा, भारत सचिव ब्रिटेन में होता था। मैं पहले ही बतला चुका हूं कि भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट का और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था, यानी कि एक प्रकार से ब्रिटेन का मंत्री हुआ करता था। वो भारत का प्रशासन चलाता था
ब्रिटेन में बैठकर, और उसका प्रतिनिधि जो भारत में होता था वो होता था गवर्नर जनरल या वायसराय। तो जो भारत सचिव की परिषद थी जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे उसको फिर 12 सदस्य किया गया। इस 12 सचिव की परिषद में भी 2 भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान 1909 के अधिनियम में किया गया, यानी कि भारत सचिव की परिषद में 2 व्यक्ति भारतीय होंगे। लेकिन 1907 में ही केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी मनोनीत कर दिए गए। हालांकि अधिनियम 1909 में बनाया गया था, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने से 2 वर्ष पूर्व 1907 में ही जो भारत सचिव की परिषद थी उसमें 2 सदस्य मनोनीत कर दिए गए थे। एक थे केजी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन 2 व्यक्तियों को भारत सचिव की परिषद में मनोनीत कर दिया गया था। क्योंकि 2 को पहले ही मनोनीत कर दिया गया, इसलिए 1909 के अधिनियम में ये प्रावधान शामिल कर लिया गया कि 2 व्यक्ति भारत सचिव की कार्यकारिणी में भारतीयों के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी खास बात हम यूँ कर सकते हैं कि भारतीयों को प्रशासन में अधिकार देने के लिए स्थानों को बढ़ाया गया और उनको शामिल किया गया। विधि निर्माण के लिए विधायिका में शामिल किया गया और कार्यकारिणी में, यानी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी हुआ करती थी उसमें भी भारतीयों को स्थान दिया गया, यानी कि प्रशासन में भागीदारी दी गई। और इसकी सबसे बुरी बात यह थी कि धर्म के आधार पर विभाजन की कहानी यहाँ से प्रारंभ हो गई थी और 1909 के अधिनियम से मुस्लिमों को धर्म के आधार पर अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाए गए, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। वहाँ से उम्मीदवार भी मुस्लिम ही होते थे और मतदाता भी मुस्लिम ही होते थे। इस प्रणाली को आगामी समय में जो 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम आया था उसमें और भी ज़्यादा बढ़ाया गया। इनकी अपन बाद में आगे चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 1919 के अधिनियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।